आदाब, आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट और मैं यासिन मलिक। आज हम एक बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो मुद्दा जो है डेली वेजर्स को लेकर है। डेली वेजर्स, काफी सारे डेली वेजर्स हमारे जम्मू कश्मीर में है। अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और काफी वक्त से जो है सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा किया जाए। काफी सारी जम्मू कश्मीर में सरकारें आई, उन्होंने भी जो है उनकी आवाजें नहीं सुनी। कुछ टाइम तक जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल रहा, उस टाइम भी उनका मसला हल नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद जो है 7 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए, जिसमें इंतखाबात में जो है जम्मू कश्मीर को अपनी एक हुकूमत मिली, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली। तो इन डेली वेजर्स लोगों को, कैजुअल्स लेबर्स लोगों को, नीड बेस्ड लोगों को जो है एक उम्मीद सी बन गई कि अब जो है हमारा मसला इस हुकूमत में हल होगा। जैसी हुकूमत बनी, हुकूमत बनने के बाद जो है कुछ टाइम के बाद जो है सरकार ने कहा कि अब हम बजट सेशन शुरू करेंगे। तो इन लोगों की जो है उम्मीदें और उभर गई कि अब हो सकता है हमारा जो है मसला, हमारा जो डिमांड्स है वो इस बजट सेशन में जो है उठेगा, होगा, हल होगा। लेकिन कुछ दिन पहले हम आपको बोले, बजट सेशन जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश किया गया। इन लोगों की नजरें उस बजट सेशन पर थी, लेकिन जैसे ही बजट सेशन शुरू हुआ तो उस सेशन में जो है इन लोगों के लिए कुछ ना रखा गया ना दिया गया। इनकी जो है उम्मीदें टूट गई। कल की अगर हम बात करें, कल 10 मार्च को जो है पूरे जम्मू कश्मीर में तमाम कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, नीड बेस्ड लोगों ने जो है एक एहतजाज शुरू किया। कश्मीर में, जम्मू में, डोडा में। तो उस सब पर जो है आज हमारे साथ यही डेली वेजर्स, कुछ लोग जो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स, इरशाद हुसैन बेग साहब हमारे साथ बैठे हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद सलीम वानी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे, इन्हीं के जो इश्यूज हैं, इन्हीं की जो डिमांड है, उन सब पर हम बात करेंगे इनके साथ। पहले मैं दावत देता हूं इरशाद हुसैन बेग साहब को। इरशाद हुसैन बेग साहब, आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। इरशाद साहब, कल की तारीख में 10 मार्च को आपने एहतजाज किया डोडा में। वो एहतजाज क्यों था और उसका करने का क्या मकसद उस एहतजाज का? जो कल का हमारा एहतजाज था डेली वेजेस का, वो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के तले था। 27 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जम्मू प्रोविंस का था, जम्मू में। वहां की हमारी कयादत जो है, उन्होंने उसी वक्त सरकार को, मौजूदा सरकार को ये क्लियर किया था कि अगर आप बजट में, आने वाला बजट जो है 7 तारीख को, बजट में डेली वेजरों के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं देंगे तो 10 तारीख को हमारे पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों में, जम्मू प्रोविंस के और साथ ही साथ कश्मीर में भी एहतजाज जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसी के सिलसिले में, उसी की एक कड़ी थी ये कि 10 तारीख को हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे डेली वेजर भाई ने एहतजाज दर्ज करवाया। गवर्नमेंट को ये बावर कराया कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे या बीजेपी के उम्मीदवार थे, जो इलेक्शन से पहले हमारे पास आए थे, हमारे घरों में आए थे, हमारे रिश्तेदारों के पास गए थे, हमारे क्या कहते हैं जी, दोस्तों के पास गए थे, ये वादा किया था। हमने नहीं कहा था, उन्होंने उधर से कहा था, दोनों पार्टियों ने, कि जो ही हमारी सरकार आएगी आप हमें वोट करो, आप हमें सपोर्ट करो। हम सबसे पहले पहली कैबिनेट में डेली वेजरों का मसला जो है, इनकी रेगुलराइजेशन जो पेंडिंग है 30 साल से, वो हल करेंगे। हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब जैसे स्टेजों पे आके वोट मांगते थे, एक जगह उन्होंने स्टेज से अपनी टोपी उतार के हमें बताया था कि हमें वोट करो। 10 साल हो गए यहाँ के लोगों को दरबदरी की ठोकरें खाते हुए, और इसमें कोई दो राय नहीं है, पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बिल्कुल दरबदर हैं। बिल्कुल एक, मैं कहता हूं कि इस वक्त जीरो पे आए हुए हैं सारे लोग। मुझे सिर्फ एक बात की समझ नहीं आती है कि जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है, जो जनरल पब्लिक जिसको हम कहते हैं, वो हमारे मसले के साथ साथ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं, एक जामे प्रोग्राम के साथ वो एहतजाज के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये कैसे समझदार लोग हैं। मैं कहता हूं कि जो हमारे अदालतों में बैठे हुए हमारे
पढ़े लिखे वकील हैं, जो हमारे जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, कम से कम हमारी रिक्वेस्ट उनको भी है पहले से ही, कम से कम उनको भी चाहिए कि वो सरकार के खिलाफ एक एहतजाज दर्ज करें, सरकार को मजबूर करें कि जम्मू कश्मीर को इससे भी खस्ताहाली में मत जाने दो। जम्मू कश्मीर इस वक्त जीरो पे आ रहा है, सियासी तौर इस वक्त जम्मू कश्मीर जीरो पे है, माशी तौर इस वक्त जम्मू कश्मीर जीरो पे है, इक्तिसादी तौर हम बिल्कुल जीरो पे हैं, फाइनेंशियली हम जीरो हैं इस वक्त। फाइनेंशियली एक स्टेट, एक मुल्क सोल्ड होता है तो बात करने में दम होता है, हुक्मरान दम के साथ बात करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, हम कहते नहीं थे ये पहले, लेकिन ये हमें मजबूर करते हैं कहने पे, जिस मुल्क का हुक्मरान, जिस मुल्क का वजीर आजम, जिस मुल्क का होम मिनिस्टर जो बोले अपने लोगों के साथ माइक पे आके, स्टेज पे आके, वहां और क्या बाकी रह जाता है? वहां की पब्लिक, वहां का अवाम, वहां का एक मुलाजिम, वहां का एक जज, वहां का एक वकील, वहां का एक डॉक्टर, वहां का एक टीचर, वो क्या कर सकता है? वो क्या कह सकता है? इसी तरीके से उन्होंने वहां से मनोज सिन्हा जी को यहाँ का एलजी बना के भेजा जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए। जब ये यहाँ आए थे, हमारे फ्रेंड ने इनके साथ भी मुलाकात की थी 2020 में। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर इनको बोला था कि यहाँ डीडीसी बीडीसी इलेक्शन आप होने दो, उसके बाद डेली वेजर्स का मसला जो है मरहलावार तरीके से सीनियरिटी के हिसाब से एक जामे पॉलिसी के साथ इसको हम हल करेंगे। आपके मसले को हम देख रहे हैं, आपका मसला जायज है, स्टेजों पे आके इन्होंने बोला। लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रही है, ये दोबारा उस स्टेज पे चढ़ के ये शर्माते क्यों नहीं है? इनको वो शर्म कहां गई है? इन्होंने क्या पढ़ा है? किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी से ये फारिग लोग हैं? मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मुझे याद आता है कि मैं जब कॉलेज जाता था, मैं जब यूनिवर्सिटी जाता था, जब हमारे लेक्चरर, हमारे प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे, वो हमें क्या कहते थे? वो हमें क्या बोलते थे कि ये जो हम तालीम आपको दे रहे हैं, ये आपके जो अंधेरे में आपको रास्ते दिखते नहीं है, वो वहां का अंधेरा जो है वो दूर करती है, ये वो रोशनी है। मैं ये समझता हूं कि इसका मतलब ये है, इनके पढ़ाने वाले भी गलत हैं, ये खुद स्टूडेंट होके भी गलत है, इनकी नीयत बिल्कुल गलत है। जम्मू कश्मीर को अगर ऐसे ही हुक्मरान मिलेंगे, अगर जम्मू कश्मीर को चलाने वाले यही ऐसे ही चलाने वाले आएंगे, जम्मू कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल निकलेंगे, ये बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा। यहाँ के लोग जो है ये सारे के सारे कटोरा लेकर भीख मांगेंगे बाकी मुल्कों को जो हमसाया मुल्क है। और साथ ही साथ मैं ये आपको बताता हूं, आपके मीडिया के चैनल की वसाफत से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर साहब को हमारी अपील है कि उन्होंने हमें माह रमजान में, इस ऐसे पाक महीने में मजबूर किया है कि हम हड़ताल पे, हम प्रोटेस्ट पे उतर आए। क्या उनको यह पता नहीं था कि हमने वादे किए हैं? जम्मू कश्मीर के वजीर आला बनने से पहले उनको यह पता नहीं था कि यहाँ खजाने में कितना पैसा है? जम्मू कश्मीर झूठी है, ये स्टेट नहीं है। इन्होंने ये सब्ज बाग हमें पहले भी दिखाए थे, ये आज भी दिखाना चाहते हैं। आपके चैनल से मैं सारे जितने हमारे डेली वेजर साथी उनको ये बताऊंगा कि असेंबली में इन्होंने एक खबर आई थी कि बहुत बड़ा फैसला किया है डेली वेजरों के लिए। वो कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है, वो धोखेबाजी है। इन्होंने पहले भी एक जामे पॉलिसी के साथ, एक मंसूबा बंद तरीके के साथ पिछले 30 साल से डेली वेजरों के साथ धोखा किया है। जो भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो पीडीपी है, वो बीजेपी है, जो भी यहाँ पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई, उन्होंने यहाँ के डेली वेजर को नुकसान पहुंचाया, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाया। हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, हम बच्चों के लिए फीस का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, वर्दी का इंतजाम नहीं करते हैं, आपस में लड़ते हैं। एक बोलता है डेली वेजर का मसला हल करो, दूसरा बोलता है ये जायज है। जायज है, हल करना है, वो कब करोगे? वो कौन सा टाइम आएगा? वो एप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है? ये बार बार कभी बोलते हैं यहाँ हमें स्टेटहुड नहीं मिलता है, कभी बोलते हैं एक बार आप मुझे ये समझाएं। मैं आपके चैनल के वसाफत से मौजूदा हुक्मरानों को, सभी को, बीजेपी वालों को भी, एनसी वालों को भी ये पैगाम देता हूं कि डेली वेजरों को आप अनपढ़ मत समझो। डेली वेजरों की कयादत करने वाले लोग जो है, हम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, हम अनपढ़ लोग नहीं हैं। आप हमें ये सबज बात मत दिखाओ। मैं दोनों से ये सवाल करता हूं, आप दोनों को जब ये पता था कि यहाँ ड्यूटी है, आप लोगों ने हमारे साथ मंशूर में रख के हमारे साथ धोखा क्यों किया? आप लोगों ने हमारे साथ बार बार वादे क्यों किए? इसका मतलब है कि आप झूठे हो। आप झूठे हो के असेंबली में जाते हो, आप झूठे लोग क्या झूठी सरकार चलाओगे? आप सारे लोग झूठे हो। हमें पता चल गया है कि आप
एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाते हो, और वो गोली लगती है यहाँ के डेली वेजर, यहाँ के गरीब लोग को। जम्मू कश्मीर को आपने खस्ता हाल किया है दोनों पार्टियों ने मिलकर। एक बोलता है बीजेपी वाले हमें कुछ करना नहीं चाहते हैं, ये करने नहीं देते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर ये करेंगे ये क्रेडिट ले जाएंगे। अगर आपने इतना दम था तो पिछले 10 साल में ये आपने क्यों नहीं किया? इसका मतलब है जो आप लोगों के वो पहले वो बताए हुए बयान थे वो सारे के सारे गलत हैं। हम चैलेंज करते हैं, हम टेबल टॉक के लिए आपको 10 साल से बोलते हैं आप आ जाओ हमारे साथ बात करो। अगर आप में दम है, अगर आप काबिल लोग हो, आप सारे नालायक लोग हो। मैं क्लियर बोलता हूं, आप आओ एक बार, सारे सुरेश शर्मा को भी बोलता हूं और एनसी कयादत को भी बोलता हूं, आप आ जाओ, कभी 10-10 लोग आ जाओ, हम एक एक आ जाएंगे यहां से। हाँ, आप हमारे साथ बात करो। आप गुड गवर्नेंस कभी नहीं जम्मू कश्मीर को दे सकते हो। आप सारे लोग हिल अनपढ़ हो, आपको ये पता, आपको ये क्या कहते हैं, आपको ये दम होगा कि हमने डिग्रियां की है? क्या आपने यही डिग्रियां की है? आप यहाँ के सौदाबाज बन गए हो जम्मू कश्मीर के, आप यहाँ के ठेकेदार बन गए हो, आपने यहाँ का सारा कुछ बेच के हम लोगों को आप ये इस बहाने पे लाए हो कि कल को आप हमें भी बेच डालोगे। वो बात नहीं है। हमने आगे के लिए प्रोग्राम बनाया है। मेरा साथी है इधर सलीम वाली साहब, ये बताएंगे दूसरे सवाल का जवाब। और जब तक ना जम्मू कश्मीर की हुकूमत डेली वेजर को परमानेंट करेगी, डेली वेजर को रेगुलाइजेशन पॉलिसी देगी, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब आगे हम सलीम साहब की तरफ। सलीम साहब, मैं आपका दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, अगर मौजूदा सरकार, एक मिनट पास के सलीम साहब, अगर मौजूदा सरकार आपके मसले को हल नहीं करती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? पहले यासीन साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस गरीब टेलीविजन की आवाज जो है उन आला हुक्मरानों तक पहुंचाते हो जो समझ समझ के, पढ़ पढ़ के इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि समझ ही नहीं आती है उन लोगों को कि हम गवर्नमेंट कैसे चलाएं और कैसे जम्मू कश्मीर के मसले जो है वो हल करें। आपने देखा होगा सर, दुनिया ने देखा, पूरे दुनिया ने भी देखा, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी देखा, चाहे इसमें अमतूतिया वाले हों या बीपीएल वाले हों या इसके अलावा जो एपीएल में आते हैं, उन लोगों ने भी बजट आज जम्मू कश्मीर का देख लिया। बड़े अफसोस वाली बात है कि जब एनसी सरकार यहां पर पहले भी थी, 2014 से पहले, जब उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी असॉल्ट 64 के तहत, हम बदकिस्मती हम लोगों की भी है कि उस वक्त जम्मू कश्मीर में फ्लड आ गया। वो पॉलिसी सब फ्लड में चली गई। अब जो नया बजट में 2025 में उन्होंने आज नए सिरे से, जब यहां पर 14 में यहां पर स्टेट हुआ करती थी, 14 के बाद यहां पर यूटी बन गई, अब यूटी में फर्स्ट टाइम यहां पर चीफ मिनिस्टर बना। या तो हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे उमर साहब को मंशूर बनाते बनाते ये पता नहीं चला कि मैं क्या क्या लोगों के साथ वादा करूं। पहला वादा मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं, उसने बोला कि मैं टेलीविजन को परमिनेंट करूंगा। ठीक है जनाब, बहुत अच्छी बात है, गरीब लोग खाना खाएंगे तो अच्छी बात है सर। दूसरी बात उन्होंने बोला मैं 12 सिलेंडर फ्री में दे दूं। मोस्ट वेलकम यार, अच्छी बात है। तीसरा एक उन्होंने बजट में रखा, अपने मंशूर में रखा कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री में दूंगा। ठीक है जी, अच्छी बात है, अच्छा मतलब रखा। मुझको या तो हम लोग इतने बेवकूफ लोग हैं कि हमें समझ नहीं आती है कुर्सी के लिए क्या क्या बोलते हैं, या तो वही लोग इतने बेवकूफ है कि ऊपर वाले ने उनकी वो समझ जो है वो खत्म ही कर डाली है। आपका कहने का मतलब है कि सरकार को हमारी आवाज समझ नहीं आ रही, हम क्या बोल रहे हैं? सर वो तो सही बात है, मैं वही तो कहना चाहता हूँ यासिर साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो या तो हमको समझ नहीं आ रही है, लेकिन हमको समझ आ रही है, हम फ्री में काम कर रहे हैं सर। सरकार को आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, उनको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। जो हम आंखें बंद करके किसी पार्टी को वोट करके सपोर्ट करके एक ताकत में लाते हैं, जब वो कुर्सी पे बैठते हैं उनको पता नहीं चलता है कि हमारे जो ये 4th क्लास मुलाजिम जो होते हैं गेट के बाहर, जो उनके ड्राइवर होते हैं, या आम जो हम लोग हैं या डेलीविजन लोग हैं,
जो मजदूर तबका है उनको ये पता नहीं चलता। मुझको बताओ, बजट में रखा 12 सिलेंडर, किसको देगा? न किसको देगा जनाब, मुझको बताओ किसको देगा 12 सिलेंडर? अंत्योदय वालों को देगा, बीपीएल वालों को देगा, एपीएल वालों को देगा? मुझको बताओ भाई, ये बजट में है। अगर इस 12 सिलेंडरों की जगह जिन लोगों को उनको देना है ये 12 सिलेंडर, अगर उनके घर से कोई डेलीविजर है उसको परमानेंट किया जाएगा तो आपके फ्री में सिलेंडर देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, हम तो खुद ही लाएंगे। फिर अगर आपने एक लड़की की शादी जिसमें वो कुछ पैसा देते हैं, 75,000 रुपए देते हैं, कुछ जो भी देते हैं, अगर आप लोग हम डेलीविजर, क्योंकि हमारी लड़कियों को ही मिलना है, हमारी लड़कियों को ही मिलना है, मतलब बीपीएल वालों के लड़कियों को ही मिलना है, अंत्योदय लड़कियों को ही मिलना है। मुझको ये चीज बताओ, अगर आप उस घर से कोई डेलीविजर है, कोई गरीब बंदा है, उसको आप खाना दोगे, किसी कोई सरकारी मुलाजमत दोगे, तो जनाब आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 75 से लाख ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा एक घर भी बन जाता है, मतलब सिस्टम भी बन जाता है, हमारे बच्चे भी पढ़ते स्कूलों में। ठीक, बस फ्री यार किस लिए चाहिए? वो जितना पैसा आपने, वो पहले बसे नहीं है आती थी, हमारे तो यहां पर नहीं है। अगर अब ये करना था कि फ्री में आपने मतलब चलानी थी, जो आपने उसमें रखा कि बजट में लाया कि मैं जी मतलब फ्री गाड़ियां औरतों को दूंगा, ठीक है, अच्छी बात है भाई। अगर वो गाड़ी कम से कम स्टूडेंट को देनी थी, जो बच्चे इस वक्त स्कूलों में जाते हैं, कम से कम उनके लिए करना था। आप उनके लिए क्यों, मतलब मुझको करो, आप आवाम के लिए भी करो, ठीक, लेकिन एक सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। जब हम घर में, जो मैं अपनी बात करता हूं, अगर मैं डेलीविजर हूं, मुझको परमानेंट किया जाएगा या मेरी वेजेस बढ़ाई जाएगी, तो मैं क्यों अपनी औरत को अपने बगैर किसी मतलब गाड़ी में बिठाऊंगा, बोलूंगा इधर जा के ले? ये पॉसिबल है, उसके बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, बच्चे उसके साथ में नहीं चलेंगे, घर वाले उसके मतलब अपनी औरत के साथ नहीं चलेगा हमारा उसका, मतलब अजीब किस्म का बजट है। बड़ा दुख होता है जब इंसान ये सुनता है ना कि ये है वो है। आपको परेशानी खत्म नहीं करनी है सर, आपने एक गरीब तबके को उठाना है। आप जैसे अपने सर से कोई बोझ फेंक रहे हैं नीचे, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं थी इतना बोझ उठाने की, हम ये बोझ नहीं कहते हैं, आपको अगर यूटी में पता ही नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की पावर क्या है, वो किस हिसाब से ग्राउंड में अपना बजट पेश करता है, फिर तो आपको सिंपली ये जितना भी है एक ही वटमुट करके पूरा क्लोज करके एकदम सीधा बोलना था कि जनाब फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं एक छोटे गरीब तबके को ऊपर उठाऊंगा, वो है डेलीविजर। डेलीविजर खाएगा खाना, डेलीविजर बच्चे पढ़ाएगा, ऑटोमेटिकली आपका गैस की टेंशन भी खत्म हो गई, आपके सिलेंडर की टेंशन भी खत्म हो गई, आपका फ्री राशन की टेंशन भी खत्म हो गई, आपकी 200 यूनिट बिजली जो फ्री में है उसकी टेंशन भी खत्म हुई। क्योंकि हम तो मतलब एक वो मतलब कंप्लीट एक फैमिली बन जाते हैं ना, घर चलाने वाले बन जाते कि अगर आप हमको बजट में परमानेंट करते या वेजेस बढ़ाते, हम कुछ ज्यादा थोड़ा मांग रहे हैं। फोर्थ क्लास की पहले नौकरी या क्या बोलते हैं वेजेस उसकी कितनी होती है। दूसरा, मैं उमर साहब से बहुत बना अपील करना चाहता हूं कि सर आपको पता है कि हमको कितना टाइम हुआ अब मुलाजिम लगे हुए, 94 से लेकर हम मुलाजिम लगे हैं, आज 2025 है। आप खुद इतने पढ़े लिखे हो, आप जरा उसमें आप फिगर निकालो कि हमारी रिटायरमेंट कितने बाद हो रही है, कितने टाइम बाद। मैं कहता हूं इतना कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त पीएचई का डेलीविजर है, नॉर्मली अगर कोई ज्यादा सर्विस करने वाला होगा 7 साल होंगे, नहीं तो 7 साल से नीचे हम पहुंच गए हैं। किसी को 2 साल रहे हैं, किसी को 3 साल रहे हैं, किसी को 4 साल रहे हैं, और हम परमानेंट भी नहीं है, हमारे लिए कोई पॉलिसी भी नहीं है। और जब हम 60 साल क्रॉस करते हैं, हमको अटेंडी कार्ड दिखा के बोलते हैं घर जाओ। तो वो कौन सा कानून है, वो किस कानून के तहत है? ना हम मुलाजिम ना कुछ। एक, अगर हम मुलाजिम नहीं है, निसाब अगर हम मुलाजिम नहीं है तो चलो 60 साल के बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो घर में थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू हो जाता है अपने घर के अंदर। अगर हमें गवर्नमेंट काम ले रही है 24 साल कंटिन्यू काम ले रही है, 24 घंटे काम ले रही है, तो मुझको ये चीज फिर तो आपका हक बनता था और हमारा हक बनता था आपसे
ये मांगने के लिए कि जनाब हमारी पॉलिसी सामने लाओ, हमको वेजिस मतलब मिनिमम वेजिस यहाँ पर एक्ट लागू किया जाए, मतलब कि जो भी वेजिस हमारी बनती है वो तो हम हमारा हक बनता है, हमने तो मांग नहीं है। अब कहोगे आप कि नहीं जी हमने एक आज अभी का ऐलान है, अभी आज असेंबली में यह बात आ गई कि एक कमेटी तश्कील दी गई। मुझको बताओ ये चीज, चीफ सेक्रेटरी उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया। जिस चीफ सेक्रेटरी को खाने की फुर्सत नहीं है वो कब हमारा डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद हमारा फिर रेगुलर पॉलिसी शुरू हो जाएगी। अब चक्कर बनेगा भाई इनको हम डाटा लाएंगे फिर हम मतलब परमानेंट हो जाएंगे। यार कैसे, जब आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास कैसे टाइम होगा, उनके पास कैसे टाइम होगा। आपके पास एक ही टाइम है कि आपने देखना है। आप एक जम्मू कश्मीर के एक लीडर हो, एक जम्मू कश्मीर के एक मॉनिटर हो, जो हर चीज आपने देखना है। आपने थोड़ा कुछ खुद करना है, आपने करवाना है। जो आपके पास जितने एमएलए हैं, जितने मंत्री लोग हैं, जितने चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे करवाना है। तो अगर आपने उनसे करवाना है तो उनके पास कहां से फुर्सत आएगी। वो आप करेंगे फोन डिवीजन डोडा में या डिवीजन किश्तवाड़ में या कश्मीर में या जम्मू में फोन करेंगे। ये हमने तमाशे बहुत पहले से देखे हैं सर। ये कमेटी खेलते खेलते हमारे माँ बाप मर गए, दवाई करते करते हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले गए, फीस नहीं हमारे पास, खाने के लिए राशन नहीं। लोगों में सच बता रहा हूं, अगर उमर साहब आज सच में एक मुस्लिम हो, चीफ मिनिस्टर पे रहेंगे, एक मुस्लिम आदमी, आपको पता होना चाहिए कि रोजों में कितना खर्चा एक बंदे को होता है। और जो फिर फोर्थ मिडिल क्लास से बंदा हो उसके घर में कितना खर्चा हो। ठीक है हम ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे लेकिन कम से कम दाल फुल्का तो होना चाहिए सर। आपका मुद्दा क्या रहेगा आगे, आगे क्या रहेगा? मेरा यही सवाल रहेगा उमर साहब से, कदम आपका क्या रहेगा कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, ये जो आपने 6 महीने रखे, आप मुझको बताओ कितना झूठ बोला, कितना झूठ है सर, कितना। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब इन लोगों में कितना झूठ बोल रहा है। बोलता है 6 महीने के अंदर डाटा आ जाएगा और मैं इनको रेगुलर करूंगा। कैसे करोगे आप? बजट तो आपने साल तो पेश कर दिया, इसका मतलब ये हुआ अभी हमने 1 साल और वेट करना है, क्योंकि एक 6 महीने आपने बोला था, इसका मतलब है कि 6 महीने के बाद और 6 महीने हमने वेट करना है, उसके बाद साल हो जाएगा, उसके बाद बजट हो जाएगा, फिर हमारा मसला। अगर बीजेपी की कयादत ने समझा, सुना, थोड़ा हम पे कुछ वो रहमते, वो रहमत वाली नजर की, वो बोलते हैं नजरे करम किया, किसने? मोदी साहब ने और अमित साहब ने अगर नजरे करम किया तब हम साल के बाद फिर बोल सकते हैं कि जनाब हमको बजट में रखा जाएगा। अदरवाइज कि चीफ मिनिस्टर साहब रोजों में झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने ऐसे बोलना था, अगर कमेटी भी बनाई आपको ऐसे बोलना चाहिए था कि जनाब 6 महीने तक आपका डाटा आएगा, 6 महीने और रहते हैं, 6 महीने के बाद साल हो जाता है और साल के बाद बजट होता है और बजट में पहली प्रायोरिटी पे हम आपका मसला हल करेंगे। मैं मानता, आप ये कहोगे कि हम औरतों को उधर लेंगे, हम सिलेंडर देंगे, हमारी औरतें फिर भी लकड़ी वकड़ी जलाती थी, उनको अब माइंड में है, आपने बात बोल दी कि हम सिलेंडर फ्री में दे रहे, वो अब लकड़ी लाने के लिए भी तैयार है। कहीं खेतों में जाती थी कुछ सब्जी वब्जी उगाने के लिए, अब ये कहती है कि जनाब हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि गाड़ियां फ्री है ना, अभी जाना है, मैके जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमने कोई ज्यादा नहीं मांगा था, हम आपके वसाकत से यही कहना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब को कि सर एक बार इस डेली विजन में अगर आप पे भरोसा किया था, क्योंकि आपने टोपी दिखाई और कश्मीरियों ने और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको इक़्तिदार में लाया और पावरफुल तरीके से लाया, और हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, ये धोखा हम ना बोलेंगे, फिर रोजों में हम कह रहे हैं ना बोलेंगे और ना हम आप पे अब यकीन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने रोज में झूठ बोला, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आपने 6 महीने का टाइम दिया, उसके बाद 6 महीने हम आपको दे रहे हैं कि 1 साल के बाद अगर हम सीधा डाटा वादा की बात नहीं, अब कमेटी में इधर उधर ये हुआ वो बीमार हो गया या वो उधर गया है, ये नहीं चलेगा। क्योंकि साल के बाद जब हमारा बजट दोबारा पेश होगा तो उस दिन ये रिकॉर्ड करके रखना। मैं आपके चैनल के मदद से यह कहना चाहता हूं कि ये खबर जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को जोर पहुंचनी चाहिए कि रोज में झूठ नहीं बोलते,
अगर साल के बाद हमारा जो मसला हल नहीं रहा तो मैं उस वक्त भी आपको याद दिलाऊंगा कि हमने क्या बोला था कि इसीलिए इस वक्त बीजेपी जो आपको चैलेंज करती है कि आप कुछ नहीं करोगे, ये मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कि आपको कितने लालच है कुर्सी पे बैठने। कर पॉज। इरशाद साहब, आप मुझे बताएं क्या पूरा जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर्स है वो आपके साथ है? यासीन साहब, इस वक्त जो असेंबली में हमारे जितने भी लेजिस्लेटर हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के साथ सबों ने ये एक पैगाम दिया है जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को कि आपके लिए एक कमेटी बनाई गई है या कमेटी बनाई जाएगी जिसके हेड यहाँ के चीफ सेक्रेटरी होंगे अतुल डल्लू जी, और उनको ये बताया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट मांगी गई, आप रिपोर्ट तैयार करो और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर इनको हम पॉलिसी के तहत रेगुलर करेंगे। ये पैगाम मैं अपने जम्मू कश्मीर के सारे डेली वेजरों को देना चाहता हूं आपके चैनल के वसासत से। इन शॉर्ट, अगर जम्मू कश्मीर का डेली वेजर अपनी कयादत को एक साइड रख के इन पे भरोसा करता है, जिस तरीके से आज तक कमेटियां बनाई गई, जिस तरीके से आज तक कमेटियों ने रिपोर्ट किया, जिस तरीके से आज तक हुक्मरानों ने हमारे साथ धोखा किया, अगर हमारा डेली वेजर हमारे साथ होगा इन पे यकीन नहीं करेगा, अगर सरकार के साथ पार्टियों के साथ होगा फिर उनको अपनी मर्जी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से एक कॉल है जिसकी करेंगे, सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे। वो अब सारे का सारा पर्दा जो है लीडरशिप को एक साइड रख के डेली वेजरों के हाथ में, ये हम क्लियर बताएंगे। लीडर के पास पावर होती है, उसके सारे डेली वेजर, उसके सारे मेंबर जो ऑर्गेनाइजर डेली वेजर या किसी और किस्म की होती है जिनके साथ मुंसलिक उसकी लीडरशिप होती है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि हमें जम्मू की लीडरशिप पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के जो मेंबर है उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हमें अब भरोसा नहीं रहा है सरकार का, न बीजेपी का, न नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि हमने इनको बार बार यहां से वर्बली भी रिटर्न में भी कहा कि आप दोनों पार्टियां जो है डेली वेजों की रेगुलाइजेशन के लिए बिल पेश करो असेंबली में। न एक ने किया न दूसरे ने किया। इसका मतलब है इनकी नीयत जो है डेली वेजरों के लिए ठीक नहीं है। तो अब हम ये डेली वेजरों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज टाइम आया हो, ये टाइम इस वक्त डेली वेजर अपना ताकत दिखाने के लिए बाहर निकलेंगे और कयादत जो है वो 100% उनके साथ होगी। मेरा आखिरी सवाल रहेगा सलीम साहब से। सलीम साहब, आपका आखिरी मैसेज, आखिरी पैगाम सरकार के लिए क्या रहेगा? देखो, मैं सरकार को आपके चैनल के वसात से ये कहना चाहता हूं कि जो कयादत जम्मू में हमारी है उन्होंने 20 तारीख की जो कॉल दी है, इरशाद साहब तो सामने ये इंफॉर्मेशन आई है कि जो 20 तारीख की कॉल जो जम्मू पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबरों ने दी है, उस 20 तारीख को हमने काम छोड़ स्ट्राइक करनी है, चाहे उसमें हमारा कुछ भी नुकसान हो। लेकिन हम गवर्नमेंट को एक वो वादा याद दिलाना चाहते हैं कि अगर हम भी कोई कमेंट करते हैं हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक ना आप हमारे साथ क्लियर एक प्लेटफॉर्म पे लाकर हमारे साथ बात करेंगे तब तक ना हम आपकी कोई कमेटी मानते हैं ना कुछ है। हमें नहीं पता, हम 20 तारीख को अपनी ताकत दिखाएंगे गवर्नमेंट को कि डेली विजर क्या कर सकता है। मैं आपके चैनल के वजह से अपने डेली विजर साथियों से, चाहे वो कश्मीर डिवीजन के हो या जम्मू प्रोविंस के हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, कम से कम उनको 20 तारीख रोडों पे आना चाहिए और अपना जो एहतजाज है वो दर्ज कराना चाहिए कि हम डेली विजर है, हमारी जो डिमांड है वो हमको पूरी की जाए। मैं यही कहना चाहता हूं जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा के हमारे डेली विजर है पीएचई के, 20 तारीख हमारा 20 शाम से 21 तारीख शाम तक हमारी बिल्कुल प्रोटेस्ट भी होगा पीएचई डिवीजन के अंदर।
इसलिए मैं अपने डिवीजन के सब साथियों से, चाहे आईटीआई हो, लैंड ओनर्स हो या सीपी वर्कर हो, उनसे मैं मौतबाना अपील करता हूं कि 21 तारीख डोडा के डिवीजन में आकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं गवर्नमेंट के सामने कि आज हमने सिलेंडर किया है, जिस तरह उमर साहब ने सिलेंडर किया अपने बजट में, ये कहते कि मैंने जी कमेटी बना दी और 6 महीने के अंदर आपका डाटा आ जाएगा। मैं आपके वजह से यह कहना चाहता हूं अपने डेली विजन साथियों को, ये किसी सलीम के लिए नहीं आना है या इरशाद के लिए नहीं आना है, ये आना है अगर अपने बच्चों के लिए आना है, अपने उन लड़कियों के लिए आना है जिनकी लड़कियां जवान होंगी, शादी के लायक है, क्योंकि हमारे पास सरमाया है उनकी शादी करने के लिए। आपने अपनी बेटियों के लिए आना है, अपने लड़कों के लिए आना है, अपने माँ बाप के लिए आना है और अपने बेटों और बेटियों के फ्यूचर के लिए आना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये थे मेरे साथ पीएचई एम्प्लॉय यूनिट फ्रंट के मेंबर्स सलीम वानी साहब और इरशाद हुसैन बेग साहब। इन्होंने अपनी आवाज रखी मीडिया के सामने कि हमारे जो इश्यूज हैं, जेन्युइन डिमांडें हैं, वो हल की जाए। हमारी भी यही कोशिश होती है कि इन डेली वेजेस लोगों की जो है मसले सुने जाए और हल किए जाए। आप देखते रहिए जेके मीडिया न्यूज अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।